क्या मैडम आ गई। जब तू तो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैडम। सभी बच्चों की गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास पहुंच रही है ना? पहुंच गई पहुंच गई। मैडम ऐसे ही क्लास में बोली ना, बार बार तो थोड़ी नाइट बोलता हूँ। अरे सभी बच्चों के पास पहुंच रही है ना? यस नो मैम। मैम। यस मैम। कर कर के आ रही है आवाज। कर कर की आवाज है। चलो बच्चों, अब अपन नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है लेसन नंबर 5 और लेसन का नाम है पृष्ठीय रसायन। बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें सभी टॉपिक थ्योरेटिकल चलेंगे। तो सभी बच्चे परिभाषाएं जो जो बोली जाए वो ध्यान से सुनेंगे। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पृष्ठीय रसायन लेसन नंबर 5 है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि पृष्ठीय रसायन क्या होता है। पृष्ठीय रसायन, सबसे पहले अपन पृष्ठीय रसायन की परिभाषा पढ़ रहे हैं। देखो, पृष्ठीय रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस या द्रव की सतह पर, चाहे ठोस ले लो और चाहे क्या ले लोगे, द्रव, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठीय रसायन कहा जाता है। इन परिघटनाओं में, मैंने यहाँ पे परिघटनाओं का नाम लिया है, तो परिघटनाओं का मतलब है जैसे संचारण है। ये सभी टॉपिक तुम इसी लेसन में पढ़ोगे कि संचारण क्या होता है, जो तुम 11वीं क्लास में भी और 10वीं में भी पढ़े हुए हो। एक होता है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, उत्प्रेरण, अधिशोषण, अधिशोषण और कोलाइडी आदि घटनाओं को ही क्या कहा जाता है? पृष्ठीय रसायन। ये जितनी भी मैंने परिघटनाएं लिखी है उन सब का एक एक का अपन इसी लेसन में अध्ययन करते चलेंगे डिटेल से कि संचारण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, उत्प्रेरण क्या, अधिशोषण क्या, कोलाइडी क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पृष्ठीय रसायन। परिघटनाओं में जैसे संचारण है, क्रिस्टलीकरण है,
उत्प्रेरण है, अधिशोषण है, कोलाइडी है, आदि घटनाओं का अध्ययन किसमें होता है? पृष्ठीय रसायन में। अब देखो इन परिघटनाओं में सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं अधिशोषण। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अधिशोषण। देखो अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण का मतलब होता है ठोस या ऐसे बोल दो, ठोस की सतह पर गैस या द्रव्य के अणुओं का एकत्रित होना। ठोस की सतह पर गैस या द्रव्य के अणुओं का एकत्रित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण। ठोस की सतह पर द्रव्य या गैस के अणुओं का एकत्रित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण। अब देखो अधिशोषण में मैंने बताया कि सतह पर ही, ठोस की सतह पर जब गैस या द्रव्य के अणु एकत्रित हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? अधिशोषण। अधिशोषण में जो गैस के अणु है वह ठोस की सतह पर ही रहते हैं। जो गैस के अणु है वो कहाँ? ये तो ठोस सतह है और ये क्या है? गैस के अणु। तो अधिशोषण में ठोस की सतह पर ही गैस के अणु रहते हैं। सतह से अंदर की ओर गैसों के अणुओं का प्रवेश नहीं होता है। वो कौन सी क्रिया होती है? अधिशोषण। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो अधिशोषण एक सतही परिघटना है कि अधिशोषण में जो गैस के अणु होते हैं वह ठोस की सतह से ठोस के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करते हैं। अतः अधिशोषण को कौन सी घटना मानी जाती है? सतही घटना मानी जाती है कि इसमें जो गैस के अणु है वह केवल सतह पर ही रहते हैं, क्योंकि अधिशोषण में आंतरिक असंतुलित आकर्षण बल होता है। अधिशोषण में कौन सा आकर्षण बल होता है? आंतरिक असंतुलित आकर्षण बल। जो ठोस की सतह में भी असंतुलित आकर्षण बल होता है, इसी बल के कारण गैस के अणु किस पे आकर्षित हो जाते हैं? ठोसों की सतह पर। तो अधिशोषण की सिंपल सी परिभाषा है, इसमें ठोस की सतह पर द्रव्य या गैस के अणुओं का एकत्रित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण। अधिशोषण में गैस के अणु ठोस की सतह से ठोसों के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि अधिशोषण में आंतरिक असंतुलित आकर्षण बल होता है। जो ठोसों की सतह में भी कौन सा बल होता है? असंतुलित आकर्षण बल। इस कारण गैसों के अणु किस पे आकर्षित हो जाते हैं? ठोस की सतह पर। जैसे अधिशोषण का आप पहला एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हो, जैसे ये आपके पास सिलिका जेल है जो एक ठोस है। सिलिका जेल कैसी होती है? ठोस होती है। सिलिका जेल है। सिलिका जेल के संपर्क में नम्य वायु लाने पर, इस सिलिका जेल के संपर्क में आप क्या ला रहे हो? नम्य वायु। नम्य वायु लाने पर इस नम्य वायु में उपस्थित जो जलवाष्प के कण होते हैं वह ठोस की सतह पर ही अधिशोषित होते हैं। कहाँ अधिशोषित होते हैं? ठोस की सतह पर। ये किसके अणु हैं? जलवाष्प के अणु। तो सिलिका जेल के संपर्क में
जब आप नम वायु ला रहे हो तो नम वायु में उपस्थित जो जलवाष्प के कण होते हैं वह कहाँ अधिशोषित होते हैं? ठोस की सतह पर। तो तुम इसे देखकर बता सकते हो कि ये तो ठोस है और इस पे अधिशोषण कहाँ पे हो रहा है? सतह पर। इसका मतलब ये कौन सी परिघटना है? अधिशोषण परिघटना है। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हो, सक्रिय चारकोल है या इस चारकोल के चूर्ण को, सक्रिय चारकोल या चारकोल के चूर्ण को जैसे N2O2 CO2 SO2 NH3 आदि गैसों के भरे गैस झार में डालने पर गैसों का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सक्रिय चारकोल या चारकोल के चूर्ण को इन गैसों के भरे झार में डालोगे तो इन गैसों का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः गैसों के अणु अंदर प्रवेश न करके कहीं पे अधिशोषित हो जाते हैं? ठोस की सतह पर। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? अधिशोषण का। तो कहने का मतलब है अधिशोषण एक सतही घटना है क्योंकि इसमें गैस के अणु ठोस की सतह से ठोस के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करते हैं। कहाँ पे अधिशोषित होते हैं? केवल सतह पर। ये तो क्या होता है? अधिशोषण। अब देखो इस अधिशोषण में ही छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको सुनते चलना, फिर मैं आगे जाके केवल उन्हीं का नाम बोलूंगी। जैसे आप एक परिभाषा पढ़ रहे हो, अधिशोषित पदार्थ, एक अधिशोषित पदार्थ होता है, एक अधिशोषे होता है, अधिशोषे अणु, और एक होता है अधिशोषक, अधिशोषक पदार्थ, एक अधिशोषक पदार्थ। अधिशोषित, अधिशोषे और अधिशोषक पदार्थ ये क्या होते हैं? देखो अधिशोषित पदार्थ किसे बोलोगे? ठोस की सतह पर एकत्रित होने वाले गैसों के अणुओं को क्या कहा जाता है? अधिशोषित पदार्थ। अधिशोषण तो मैंने बताया है ठोसों की सतह पर द्रव या गैस के अणुओं का एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। और अधिशोषित पदार्थ में बोल रही हूँ ठोस की सतह पर एकत्रित होने वाले गैस के अणुओं को क्या कहा जाता है? अधिशोषित पदार्थ। जो भी गैस के अणु ठोसों की सतह पर एकत्रित हुए हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अधिशोषित पदार्थ। एक अधिशोषे अणु होता है, वे स्पीशीज अणु जो ठोसों की सतह पर एकत्रित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अधिशोषे अणु। वे स्पीशीज अणु जो ठोसों की सतह पर क्या होते हैं? एकत्रित, उन्हें क्या कहा जाता है? अधिशोषे अणु। एक होता है अधिशोषक पदार्थ। क्या होता है? अधिशोषक। अधिशोषण की क्रिया जिस ठोस की सतह पर होती है उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषक पदार्थ। जैसे यहाँ पे अधिशोषण की क्रिया कौन सी ठोस की सतह पर हो रही है? सिलिका जेल पर। तो सिलिका जेल क्या हो गया? अधिशोषक पदार्थ। यहाँ पे अधिशोषण की क्रिया किस पे हो रही है? चारकोल पर। तो अधिशोषक पदार्थ क्या हो गया? चारकोल। तो अधिशोषण की क्रिया जिस ठोस पदार्थ की सतह पर होती है उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषक पदार्थ। क्या बोलोगे? अधिशोषक पदार्थ। अब देखो एक होता है, अभी अधिशोषण के प्रकार जो मोस्ट प्रकार हैं वो तो मैं आगे बताऊंगी। अब जो दो प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक बता रही हूँ वो गैसों की सांद्रता के आधार पर अधिशोषण के प्रकार हैं। तो
पहला प्रकार है अधिशोषण का धनात्मक अधिशोषण। एक तो धनात्मक अधिशोषण होता है और एक ऋणात्मक अधिशोषण होता है। धनात्मक अधिशोषण और एक कौन सा होता है, ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण किसे बोलोगे कि ठोसों की सतह पर गैसों के अणुओं की सांद्रता यदि स्थूल भाग से अधिक होती है। अब मैंने यहाँ पे स्थूल बोला है, स्थूल का मतलब होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को ही क्या कहा जाता है, स्थूल भाग। राहुल शर्मा मैम क्लियर नहीं दिख रहा है? बेटा क्लियर ही तो दिख रहा है, तुम्हें क्लियर कैसे नहीं दिखता? मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास क्लियर कैसे नहीं जा रहा? तुम ऐसे कहते हो कि मैम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मैं अभी कंप्यूटर पे वहां कंप्यूटर वाले के पास जाके मेरा ये वीडियो चेक करती हूँ, उसमें आवाज सब कुछ लिखा हुआ साफ दिखाई देता है। तो फिर अब तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा? दूसरा बच्चा बोल रहा है मैम दिख रहा है ना क्लियर। बड़े बड़े बच्चे हो गए फिर भी छोटे छोटे बच्चों की तरह बात करने लग जाते हैं, है ना। अब तुम्हारी 15 तारीख से स्कूल खुल रही है, फिर देखना तुम्हें मैं सबको पहचानने लग गई हूँ कि कौन बच्चा क्या चैट करता है। तुम ऑफलाइन में आना मेरे पास। हाँ चेतना कंवर बोल रही है पक्का खुलेगी ना मैम? खुलेगी, तुम्हारी पढ़ने की इच्छा रहेगी तो जरूर खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी। चलो अब बंद करो चैट करना, पढ़ो, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट भी करवाना है इसको। चलो एक तो मैंने बताया धनात्मक अधिशोषण और एक मैंने बताया ऋणात्मक अधिशोषण। देखो धनात्मक अधिशोषण मैंने बताया यदि ठोस की सतह पर गैस के अणुओं की सांद्रता स्थूल भाग से अधिक होती है तो उसे तो कौन सा कहते हैं, धनात्मक अधिशोषण। स्थूल का मतलब कौन सा भाग होता है, आंतरिक भाग। तो ठोस की सतह पर गैसों के अणुओं की सांद्रता उनके स्थूल भाग से अधिक होती है तो वो तो कौन सा अधिशोषण होता है, धनात्मक अधिशोषण। एक होता है ऋणात्मक अधिशोषण। ठोस की सतह पर गैस के अणुओं की सांद्रता स्थूल भाग से कम होती है तो वो कौन सा अधिशोषण होता है, ऋणात्मक अधिशोषण। यदि सांद्रता सतह पर अधिक होगी तो धनात्मक और कम होगी तो कौन सा होगा, ऋणात्मक। ये गैसों के अणुओं की सांद्रता के आधार पर किसके प्रकार है, अधिशोषण के प्रकार हैं। एक परिभाषा होती है शोषण, शोषण बाद में करवाएंगे, पहले विशोषण करो। एक होती है विशोषण। देखो यदि अधिशोषित पदार्थ इस अधिशोषक की सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विशोषण। अधिशोषित पदार्थ जब अधिशोषक की सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विशोषण। अधिशोषित मैंने बताया था ठोसों की सतह पर एकत्रित होने वाले गैसों के अणुओं को ही क्या कहा जाता है, अधिशोषित। अधिशोषक पढ़ाया था कि अधिशोषण की क्रिया जिस ठोस पदार्थ की सतह पर होती है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक। मोनिका शर्मा बोल रही है कि मैम एग्जाम्पल बताओ। बेटा एग्जाम्पल यही तो है, तभी तो मैंने कहा था मैं ये परिभाषा तभी बता रही हूँ। विशोषण की मैंने बताया अधिशोषित पदार्थ जब अधिशोषक की सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विशोषण। जैसे सिलिका जेल का एग्जाम्पल है
अधिशोषित, अधिशोषक तो क्या हो गया, सिलिका। अधिशोषित क्या हो गया, जलवाष्प। तो इस सिलिका जेल से जब ये जलवाष्प के अणु हटना प्रारंभ कर देंगे तो वो ही क्या होता है, विशोषण। वो ही क्या होता है, विशोषण। तो अधिशोषित पदार्थ जब अधिशोषक पदार्थ की सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, विशोषण। अब देखो, इतनी देर आप अधिशोषण पढ़ रहे थे, अब आप अपने आप ही समझ जाओगे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं अवशोषण। एक तो अधिशोषण होता है और अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो, अवशोषण। बिल्कुल अधिशोषण का विपरीत है। देखो अवशोषण क्या होता है, एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के संपूर्ण भाग में या उसके आंतरिक भाग में वितरित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो वो ही क्या होता है, अवशोषण। वो ही क्या होता है, अवशोषण। तो इसमें जो गैस के अणु होते हैं वह ठोस की सतह के अतिरिक्त उसके आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाते हैं, वो ही क्या होता है, अवशोषण। जैसे ये आपके पास ठोस सतह है और ये गैस के अणु है, यह सतह के अतिरिक्त जब आंतरिक भाग में प्रवेश कर रहे हैं तो वो ही क्या होता है, अवशोषण। तो अधिशोषण तो सतही घटना थी और अब आप सबके सब पहचानने लग गए होंगे अवशोषण कौन सी घटना है, स्थूल घटना। अभी स्थूल का नाम आया था तो मैंने इसका अर्थ बताया था आंतरिक भाग। तो जब आंतरिक भाग में प्रवेश होता है गैस के अणुओं का वो तो अवशोषण है, और सतह पे गैस के अणु होते हैं तो वो क्या होते हैं, अधिशोषण। जैसे मैं आपको अवशोषण का एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में ये आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है जो कैसी सतह होती है, ठोस सतह। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में जब जलवाष्प के अणु लाए जाते हैं तो ये जलवाष्प के अणु कहाँ पे वितरित हो जाते हैं, आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग में ये किसके अणु है, जलवाष्प के अणु। यही क्या होता है, अवशोषण। देखो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर अपने आप ही दिख गया। ये तो सतह पे है और ये किस पे है, स्थूल भाग में, यानी कौन से भाग में, आंतरिक भाग में। इसीलिए अधिशोषण को सतही घटना कह दिया और अवशोषण को कौन सी घटना कह दिया, स्थूल घटना। तो ये क्या होता है, अवशोषण। तो देखो बच्चों, तुम्हें अगर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर मैंने बता भी दिया है, अब बताने की जरूरत भी नहीं, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, इनको मिटा नहीं रही क्योंकि दोबारा भी रिपीट करके तुम्हें परिभाषा बतानी है ताकि यहीं पे याद हो जाए तुम्हारे। अधिशोषण और अवशोषण में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, अंतर। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। तो देखो जो मैंने यहाँ पे बात बोली है वही मैं यहाँ पे बोलूंगी। अधिशोषण एक सतही घटना है, अर्थात इसमें गैस के अणु ठोस की सतह पर ही वितरित होते हैं। ठोस की सतह से आंतरिक भाग में गैसों के अणुओं का प्रवेश नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, अधिशोषण। अवशोषण एक स्थूल घटना है, अर्थात इसमें गैस के अणु
ठोस की सतह के अतिरिक्त ठोसों के आंतरिक भाग में समान रूप से प्रवेश करते हैं या समान रूप से वितरित होते हैं, यही क्या होता है? अवशोषण। बिल्कुल एक एक वर्ड को खोल खोल के समझाया है, तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो या झूठ में मोबाइल लेके बैठे हो तब तो याद होगा नहीं। बाकी एक एक वर्ड बताया तुम्हें कि स्थूल क्या होता है, सतह क्या होती है। तो देखो, जैसे तुम इस डायग्राम से ही बता दोगे कि ये अधिशोषण है और ये क्या है? अवशोषण। ये तो ठोस सतह है और ये इस पे गैस के अणु है। ये तो ठोस सतह है और ये इस पे क्या है? गैस के अणु। देख के ही बता दिए, सतह पर गैस के अणु है, इसका मतलब अधिशोषण हो रहा है। आंतरिक भाग में गैस के अणु है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अवशोषण। अधिशोषण की क्रिया प्रारंभ में तेजी से होती है तथा बाद में मंद गति से होती है, और जो अवशोषण की क्रिया है वह समान गति से होती रहती है। अधिशोषण पहले तेजी से होगा, फिर मंद गति से, और जो अवशोषण होता है वो तो हमेशा कैसी गति से चलता है? समान गति से। अधिशोषण में जो अधिशोषित पदार्थ होते हैं, अधिशोषित पदार्थ का मतलब वही गैस के अणु। अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ की जो सांद्रता होती है वह सतह पर स्थूल भाग से भिन्न होती है। सतह पर स्थूल भाग से क्या होती है? भिन्न होती है। यानी सतह पर जो सांद्रता होगी वो आंतरिक भाग से क्या होगी? भिन्न होगी, अधिक होगी। सतह पर हमेशा सांद्रता याद रखना, गैस के अणुओं की सांद्रता, जो अभी मैं शोषण में भी तुम्हें पढ़ाने जाऊंगी कि शोषण क्या होता है, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। तो अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ की सांद्रता, अधिशोषित पदार्थ का मतलब मैंने बताया था ठोस की सतह पर एकत्रित होने वाले गैस के अणु। तो अधिशोषित पदार्थ यहाँ पे किसके अणु है? गैस के अणु। इन गैस के अणुओं की सांद्रता सतह पर स्थूल भाग से क्या होती है? भिन्न होती है। जबकि अवशोषण में अधिशोषित पदार्थ की सांद्रता समान होती है। सतह और आंतरिक भाग में क्या होती है? समान होती है। यही अधिशोषण और अवशोषण में क्या है? अंतर है। तो ये आपकी कौन सी परिघटना कंप्लीट हो गई? अधिशोषण। अभी इसकी ऊष्मागति के आधार पर और व्याख्या करेंगे। इसके बाद में अपन एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं, फिर इन सबको दोबारा रिपीट करेंगे। होता है शोषण। ये तो विशोषण था कि इसकी, ये जब इसकी सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं तो वो क्या होता है? विशोषण। अब आपके पास आ रहा है शोषण। यदि अधिशोषण व अवशोषण की क्रिया साथ साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? शोषण। क्या कहा जाता है? शोषण। अधिशोषण व अवशोषण की क्रिया साथ साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं? शोषण। जैसे ये आपके पास पैलेडियम धातु या कोई चारकोल का टुकड़ा है जो ठोस है, इसमें जो गैस के अणु हैं वो सतह पर भी है और आंतरिक भाग में भी है, क्योंकि दोनों क्रिया कैसे चल रही है? साथ साथ। यही क्या होता है? शोषण। इसको देख के तो तुम अधिशोषण बता दोगे कि बाहर है, इसको देख के अंदर है तो अवशोषण बता दोगे। जब अंदर बाहर है तो वो कौन सा हो गया? शोषण। तो अधिशोषण व अवशोषण की क्रिया यदि साथ साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? शोषण। जैसे
पैलेडियम धातु या चारकोल के टुकड़े पर जलवाष्प के अणुओं को प्रवाहित किया जाता है, तो ये जलवाष्प के अणु सतह के साथ साथ इसके आंतरिक भाग में भी समान रूप से वितरित होते हैं, वो ही क्या होता है, शोषण। परंतु पैलेडियम धातु में जो जलवाष्प के अणुओं की सांद्रता है, अर्थात गैस के अणुओं की जो सांद्रता होती है, वह आंतरिक भाग से सतही भाग में क्या होती है, अधिक होती है। ये चीज मैंने अभी अभी भी बोली थी, गैसों के अणुओं की सांद्रता सतह से कहाँ पे अधिक होती है, आंतरिक भाग में, तो वो क्या कहलाता है, शोषण। तो अधिशोषण व अवशोषण की क्रिया यदि साथ साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है, शोषण। देखो बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन सांद्रता गैस के अणुओं की कहाँ पर अधिक होती है, सतह पर अधिक होती है, आंतरिक आकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, शोषण। ये आपकी अधिशोषण है। मैं दोबारा इनको रिपीट, किसी बच्चे को किसी डेफिनेशन में अगर प्रॉब्लम है तो एक बार स्क्रीन पे लिख के बोलो। वैसे मैं सभी टॉपिकों को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर भी कोई बच्चा कोई डेफिनेशन नहीं सुन पाया, दोबारा बोलो, दोबारा रिपीट करूँ पूरा टॉपिक है, सबको याद है इसका मतलब। कनिष्का सोनी, अधिशोषण कनिष्का, अरे कनिष्का राजवीर क्लास कैसे नहीं लेता, कनिष्का सोनी राजवीर क्लास कैसे नहीं लेता बेटा, स्क्रीन पे लिख के बोलो। इसका भाई है, हाँ 10th क्लास लेता ही नहीं वो कभी। राजवीर 10th क्लास कैसे नहीं लेता कनिष्का, हाँ हाँ रिपीट करूंगी एक बार, मैं जो कनिष्का को पूछ रही हूँ, कनिष्का यस या नो में जवाब दो, कैसे क्लास नहीं लेता। मैम उसकी क्लास, हाँ उसकी क्लास 10th क्लास में है ना राजवीर, वो क्लास कैसे नहीं लेता। मेरी क्लास के टाइम और उसकी क्लास का टाइम सेम है। 12th क्लास में साइंस क्लास की 8 बजे क्लास तो होती तो नहीं, 8:50 से चालू होती है ना। 8 बजे मैथ्स की क्लास है तो वो तो कनिष्का कल 8 से 8:40 तक उसकी मैथ की क्लास होगी, वो तो दिलवा दे, और बाकी की तू क्लास अटेंड कर लेना, वो वीडियो से देख लेगा, लेकिन मैथ की क्लास तो उसको दिलवाना। ठीक है कनिष्का, ओके कल से ले लेगा। चलो अब मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले अपना टॉपिक चल, नहीं आज पूरे हैं 75। देखो पृष्ठीय रसायन, सभी बच्चे कोशिश करो कि मैम जो बताइए वो यहीं पे याद हो जाए हमें, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक का मतलब होता है कि भाई परिभाषा बताना और याद हो जाना। पृष्ठीय रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस या द्रव्य की सतह पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पृष्ठीय रसायन। ठीक है, हाँ यस अशोक चौधरी, यस मैम, इसका मतलब याद हो गई, इसका मतलब ये आया ना अशोक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो परिघटनाओं का मतलब संचारण, क्रिस्टलीकरण, उत्प्रेरण, अधिशोषण, कोलाइडी, जिसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ रहे हो, अधिशोषण। ये परिघटनाएं एक के बाद एक आती चलेगी सबकी सब। अधिशोषण में मैंने आपको पढ़ाया ठोस की सतह पर गैस या द्रव्य के अणुओं का एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण में ठोस की सतह पर आंतरिक, या तुम ऐसे सीधा बोल दो, अधिशोषण की क्रिया में आंतरिक असंतुलित आकर्षण बल होता है।
जो ठोसों की सतह पर भी यह बल होता है। इस कारण गैस के अणु कहाँ आकर्षित हो जाते हैं? सतह पर। अधिशोषण में गैस के अणु ठोस की सतह से ठोस के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अधिशोषण। जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, सिलिका जेल तो ठोस है और जलवाष्प क्या है? गैस के अणु है। इस सिलिका जेल के संपर्क में जब नम वायु लाई जाती है तो नम वायु में उपस्थित जलवाष्प के कण कहाँ अधिशोषित होते हैं? सतह पर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया, सक्रिय चारकोल या चारकोल के चूर्ण को, जैसे N2O2 CO2 SO2 NH3, ये सभी गैसें हैं और भी खूब सारी गैसें हैं। इन गैसों के भरे गैस जार में डालने पर इन गैसों का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः गैस के अणु चारकोल की सतह पर ही क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है। अतः ये किसका एग्जाम्पल है? अधिशोषण का। ठीक है बच्चों। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया अधिशोषित पदार्थ ठोस की सतह पर एकत्रित होने वाले गैस या गैसों के अणुओं को क्या कहा जाता है? अधिशोषित पदार्थ। जो एकत्रित हो गए उनको क्या बोलोगे? अधिशोषित पदार्थ। वे स्पीसीज अणु जो ठोसों की सतह पर एकत्रित होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अधिशोष्य अणु। अधिशोषण की क्रिया जिस ठोस पदार्थ की सतह पर होती है उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषक। जैसे इसमें तो सिलिका जेल अधिशोषक है, इसमें चारकोल अधिशोषक है। जैसे आपने अवशोषण में कैल्शियम क्लोराइड लिया था तो वो अधिशोषक कौन हो गया था वहां पर? कैल्शियम क्लोराइड। मतलब ठोस की सतह पर, जिस ठोस की सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है वही क्या होता है? अधिशोषक पदार्थ। फिर मैंने आपको सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के अधिशोषण बताए, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण का मैंने आपको मतलब बताया, यदि ठोस की सतह पर गैसों के अणुओं की सांद्रता उनके स्थूल भाग से अधिक होती है। स्थूल का मतलब मैंने समझाया आंतरिक भाग अधिक होती है तो उसे तो धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। अगर गैसों के अणुओं की सांद्रता स्थूल भाग से कम होती है तो वो क्या होता है? ऋणात्मक अधिशोषण। अब देखो, विशोषण, यदि अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक की सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशोषण। अर्थात गैस के अणु जब ठोसों की सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं वो क्या होता है? विशोषण। इसके बाद में मैंने आपको अधिशोषण व अवशोषण में अंतर बताया। पहला अंतर बताया, डायग्राम से भी आप सबको पता चल रहा है, इसमें बाहर है इसमें अंदर है। अधिशोषण एक सतही घटना है क्योंकि इसमें गैस के अणु ठोस की सतह से ठोस के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करते हैं। अवशोषण में बताया, अवशोषण एक स्थूल घटना है क्योंकि इसमें गैस के अणु सतह से आंतरिक भाग में भी समान रूप से प्रवेश करते हैं, वो क्या होता है? अवशोषण। अधिशोषण की क्रिया पहले तेजी से होती है और उसके बाद में मंद गति से होती है। अवशोषण की क्रिया समान गति से संपन्न होती है। फिर मैंने तीसरा अंतर बताया, अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ की सांद्रता, अधिशोषित पदार्थ का मतलब है गैस के अणु,
गैस के अणुओं की सांद्रता सतह पर स्थूल भाग से क्या होती है? भिन्न होती है। और इसमें जो अधिशोषित पदार्थ की सांद्रता है वह समान रूप से होती है। ठीक है, वो कौन सा होता है? अवशोषण। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया शोषण। यदि